मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्तान फ़रहत CEO गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी आपके रूबरू चंद अहम मालूमात लिए हाज़िर हुआ हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप जैसा कि बखूबी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में UGC नेट का जो है इम्तिहान होने वाला है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहा गया, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर JRF और जो है दीगर जो है पोस्ट के लिए जो है माविन व मददगार है। तो आज इस वीडियो में जो है हम जो है UGC नेट और IAS ऑप्शनल उर्दू KS इसी तरह जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑप्शनल उर्दू का जो मवाद है उसी मवाद पर मद्देनज़र रखते हुए, उसी मवाद को जो है ज़ेर गौर रखते हुए UGC नेट के जो है यूनिट 10 जो यानी यूनिट 10 सबक नंबर 10 या कहेंगे हम दीगर चैप्टर 10 जो है उसके बारे में उससे मुताल्लिक़ डिस्कशन करेंगे या उसके मुताल्लिक़ जो है चंद अहम मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यूनिट 10 जो UGC नेट का है, जिसका उन्वान है उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ़ और हैयतें। तो यहाँ पर इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो पर जाऊँ, आप तमाम अफराद से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहें। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बिना स्किप किए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। इस वीडियो के अंदर जितनी मालूमात हैं वो तमाम मालूमात आपको जो है शायद ही जो है 2 से 4 दिन से ज़्यादा भी वक्त तलब जो है अगर आप वक्त देते हैं तभी इन मालूमात को हासिल करने से कासिर रहेंगे। मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ मुस्तनद जो है किताबों से जो है मैंने मालूमात इकट्ठा की हैं, जिसके बाद जाकर आपके रूबरू ये मालूमात जो है पेश करने जा रहा हूँ। तो आपसे अदबन जो है मुअद्दबाना गुजारिश है कि बिना स्किप किए भी मेरा वीडियो ज़रूर देखें और इन मालूमात को जो है आप ख़ुद भी पढ़ें, आप ख़ुद भी देखें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। याद रखें इन मालूमात को जो है आप उर्दू अदब का एक जो है उर्दू अदब के अजीम सरमाइयों से हमने जो है ढूंढ निकाला है और इस जो है वीडियो को भी आप एक बेहतरीन सरमाया समझते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाने के पीछे हमारी कड़ी मेहनत रही है, लिहाजा आपसे जो है ये गुजारिश है कि बिना स्किप किए भी पूरा वीडियो देखें और हिंदू पाक के जितने भी नाजरीन हैं वो नाजरीन इससे जो है आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जो है हिंदुस्तान या भारत के जो है लोगों के लिए मुफीद नहीं है, बल्कि जो है दुनिया भर में जब भी उर्दू अदब और उर्दू शायरी या उर्दू की दीगर शेरी असनाफ़ और नसरी असनाफ़ की बात होगी, वहाँ पर जो है इस वीडियो का जो है आप जो है इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो से जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ़ और हैयतें, सब में पहले देखते हैं रुबाई है। रुबाई क्या है? रुबाई जो है 4 मिसरों वाली नज़्म है, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है और तीसरा मिसरा काफ़िया और रदीफ़ से आरी होता है, यानी काफ़िया और रदीफ़ की क़ैद यहाँ पर नहीं होती। रुबाई के मखसूस जो है यहाँ पर वज़न होता है, रुबाई के लिए मखसूस बहर जो है भी जो है मुतय्यन की गई है। अब अगली कड़ी की जब जमते हैं क़ता या ख़िता कहते हैं, जिसको हम जो है क़ता क्या है, तो यहाँ पर जो है किसी जो है नज़्म या इनफरादी हिस्सा है जो अपने आप में मुकम्मल हो, क़ता कहलाता है। तो ये जो है ख़ता भी जो है किसी एक नज़्म या किसी एक इनफरादी हिस्सा भी हो सकता है, तो इसको क़ता कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि ये मालूमात जो किसी एक किताब से नहीं, बहुत सारी किताबों से जो है मैंने इकजा की हैं और आपकी तैयारी और आपके इम्तिहान की खातिर मैंने जो है आसान और सलीस ज़ुबान में इसको तरतीब दिया है। उसके बाद है अगली जो है रेख्ती है। औरत के जज्बात और एहसास को जब कोई मर्द कलमकार बयान करे उसे रेख्ती कहते हैं, यानी औरत के जज्बात को जब मर्द किसी अपने कलम के नीचे उतारता है, अपने कलम से उतारता है या उसके जज्बात को लिखता है, तो वो उसको रेख्ती कहते हैं। उसके बाद है शेर आशुब, यानी ऐसी नज़्म जिसमें बर्बादियों और तबाहियों पर लिखी गई है नज़्म शेर आशुब कहलाती है, उसका ज़िक्र हो। उसके बाद वाक़िफ़ है, इसमें जो बेजारी यानी जो है रूह गर्दानी और मायूसी के आलम में लिखी जाने वाली नज़्म वाक़िफ़ है। इसके बाद है अगली कड़ी जो है अहम, जो नंबर 6 पर है, तज़मीन है। किसी तख्लीक़कार के काफ़िया और रदीफ़ को इस्तेमाल करते हुए इसी बहर में लिखी जाने वाली नज़्म को तज़मीन कहते हैं। तो यहाँ पर एक काबिल बात ज़रूरी है कि किसी मिसाल के तौर पर गाज़ी गालिब की गज़ल है, तो उसी काफ़िया रदीफ़ में जो है लिखी गई नज़में लिखी गई जो गज़लें तज़मीन कहलाती हैं। किसी नज़्म को के जो है काफ़िया रदीफ़ को इस्तेमाल करते हुए लिखा गया हो तो तज़मीन कहते हैं। उसके बाद है
मुस्तज़ाद यानी वो नज़्म जिसके हर मिसरे के बाद एक ख़ास वज़न का टुकड़ा लगाया जाता है, यानी जो हर मिसरे के बाद एक ख़ास वज़न का टुकड़ा लगाकर जो है नज़्म को जो है आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ उसके बाद है मुसल्लस है, ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो, हम ख़ाफ़िया हम रदीफ़ हो, पहले 3 मिसरों के बाद 2 मिसरे। तो यहाँ पर ये ऐसी नज़्म का मुसल्लस कैसे है। उसके बाद है मुरब्बा मुक़म्मस, ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों, पहले बंद के 4 मिसरे हम ख़ाफ़िया हम रदीफ़ हों। उसके बाद अगली कड़ी जो है, अगला जो नंबर 10 पर है वो है मुसद्दस। मुसद्दस 6 मिसरों वाली नज़्म कहते हैं, जैसे मुसद्दस हाली हमारे पास मशहूर है। उसके बाद है मुसम्मत है, नज़्म में असल ख़ाफ़िये के अलावा 3 मुसज्जा या हमवज़न फ़िक्रे ख़ाफ़िये मज़ीद करें, यानी इसमें इजाफ़त उसकी होती है। उसके बाद है मुसम्मन, हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। मुसम्मन के माने ही 8 के हैं, तो हर बंद में जो है 8 मिसरे होते हैं। उसके बाद अगले जो 13वें नंबर पर है वो गीत है। दरअसल गीत हिंदी से उर्दू में आया है और मौसीक़ी से ताल्लुक़ है, सुर ताल को अहमियत हासिल है, यानी गीत जो है हिंदी का हिस्सा है और हमारी उर्दू में जो है ये शामिल है। हिंदी की रिवायत से उर्दू में जो है शामिल किया गया है। आज हम देखते हैं बॉलीवुड वगैरह में भी ज़्यादातर जो फिल्में हैं या जो गीत लिखे जाते हैं वो गीत जो है हिंदी के तर्ज पर ही जो है उर्दू ज़ुबान में लिखे जाते हैं। उसके बाद 4 बैत है, एक तवील नज़्म जो 4 बैत यानी 4 अशार पर मुश्तमिल हो, जिसमें जंगी वाक़यात बहादुरी वग़ैरह के क़िस्से बयान किए जाते हैं, यानी जंगी वाक़यात और बहादुरी के क़िस्से बयान करने के लिए 4 बैत का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो है 15वें नंबर पर है हाइको। हाइको यानी जापानी सिनफ़ फ़न है जो कि उर्दू में भी राइज हुई। जुमला 17 अरकान पर मुश्तमिल होती है, जहाँ 3 मिसरे होते हैं, यानी 3 मिसरों पर मुश्तमिल जो है नज़्म हाइको होती है। यहाँ पर बहुत सारे शोरा ने भी हाइको लिखी हैं। गुलबर्गा से साबिर फ़खरुद्दीन यानी जो यादगीर के थे, उनका नाम जो है हाइको में ज़्यादा नुमायाँ नज़र आता है। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नंबर 16 पर तराइले यानी फ़्रांसीसी शायरी की मक़बूल सिनफ़ है, एक ही बंद में मुकम्मल होती है, यानी तराइले जो है एक ही बंद में मुकम्मल होती है। इसमें 8 मिसरे और 2 क़ाफ़िये होते हैं। इसकी तरतीब जो है 1 3 4 5 7 2 8 है, इस तरह की तरतीब में लिखे जाते हैं। उसके बाद अगले जो है सलासी, जिसको कहते हैं 3 मिसरों वाली नज़्म होती है, बहर व क़ाफ़िया रदीफ़ की क़ैद नहीं होती, यानी सलासी ऐसे नज़्म जिसमें 3 मिसरे होते हैं मगर बहर क़ाफ़िया वगैरह की क़ैद नहीं होती। उसके बाद है तबसरा। तबसरा जो है तफरी व तफसील बयान करने का नसरी हिस्सा है। मिसाल के तौर पर किसी किताब पर या किसी जो है मौजू पर, किसी के जो है अफसाने पर या किसी की शायरी पर जो है जब जो है तफरी व तफसील यानी उसमें जो है मौजूद जो है तमाम चीज़ों को बयान किया जाता है, तो ये तबसरा कहलाता है। उसके बाद है रिपोर्टाज कहेंगे, या इसको जो है रिपोर्ट राइटिंग भी हम कहते हैं। किसी वाक़ये या ख़बर को जो है रिपोर्ट की तरह तैयार करना रिपोर्टाज कहलाता है। तो ये रिपोर्टाज है। मिसाल के तौर पर कोई मुशायरा होता है या कोई जो है उर्दू का जो है या उर्दू हो या दीगर जो है अदबी इजलास होते हैं, उसकी जो है रिपोर्टिंग जो की जाती है उसका एक अंदाज़ अलग होता है, उसी को रिपोर्टाज कहा जाता है। तो उसके बाद अगली जो सीढ़ी है, अगली कड़ी जो है हमारे पास है पिरोडी है। नज़्म नसर में किसी तख्लीक़कार की नोयत बदल कर ज़राफ़त पैदा करना है। गालिब की पिरोडी दुनिया में मशहूर है, अदबी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और उनकी पिरोडी में बहुत सारी जो है नज़में गज़लें भी लिखी गई हैं। उसके बाद है हिजू कहते हैं। उसके बाद 21 नंबर पर है वो नज़्म जिसमें किसी मज़म्मत की गई हो। मिसाल के तौर पर जो है ज़ौक़ की, सौदा की वग़ैरह के हम देखते हैं। घोड़े की हिजूगोई है या अलग अलग तरह की हिजूगोई के बारे में हमारे पास यहाँ पर जो है बातें सामने आती हैं। उसके बाद जो अगला हिस्सा है तर्जुमा और ज़राए इब्लाग़ है। यहाँ पर देखिए तर्जुमा फ़न और फ़न रिवायत है, यानी तर्जुमे की मुख्तलिफ़ 3 अक़साम है। सहाफ़ती तर्जुमा है, आम तर्जुमा है, अदबी तर्जुमा। अलग अलग तर्जुमाती तौर पर तर्जुमे के अक़साम हैं, लेकिन तर्जुमे का फ़न एक अहम फ़न है। यहाँ पर हम उसकी रिवायत उर्दू अदब में किस तरह हुई वो भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ़ वक़्त में उर्दू तर्जुमा का सिलसिला जारी रहा। दक्कन में मिलावजी की सबरस के बाद नसरी तसानीफ़ का सिलसिला जारी रहा। पंडित विष्णु शर्मा, उसके बाद जो है पंचतंत्र, बच्चों की मशहूर कहानियाँ, सबसे पहले ईरान में पहलवी ज़ुबान में मुंतकिल हुआ। आज दुनिया की हर ज़ुबान में ये कहानियाँ मौजूद हैं। यानी जो है हमारे पास जो है सबरस, मुल्लावजी की सबरस से लेकर मौजूदा जो है कई एक जो है क्या है तर्जुमे के फ़न पारे हमारे पास देखने को मिलते हैं। अलावा इसके तर्जुमे के लिए कई मराकिज़ भी हिंदुस्तान भर में जो है कायम किए गए। हम अगर बात करते हैं तर्जुमे के अगले जो हिस्से की,
تو یہاں پر دیکھتے ہیں ہندوستان میں مغلیہ دور میں بھی جو ہے دور میں فن ترجمہ نگاری کو بہت فروغ ملا۔ عہد اکبری میں فلسفہ، شاعری، ریاضی، الجبرا وغیرہ کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ ملا عبدالقادر جو ہے بدایونی نے 1574 سنگھاسن بتیسی کا ترجمہ میر افروز کے نام سے کیا۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ترجمہ نگاری میں اگلے حصے کی۔ تو فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج کی خدمات کو بلایا نہیں جا سکتا۔ فورٹ ولیم کالج جو کہ کلکتہ میں قائم ہوا تھا، انگریزوں کی جانب سے قائم کیا گیا تھا، جس کا اہم مقصد ہندوستانی لسانیت اور ہندوستانی زبانوں کا فروغ تھا، تاکہ جو ہے انگریزی انتظامیہ میں کام کرنے والے افسران کو جو ہے ہندوستانی زبانوں سے واقف کرایا جائے، اور جو ہے اسی کے ساتھ جو ہے انگریزی مشنری یا انگریزی تعلیم کو بھی عام کیا جائے۔ 4 میں 1800 کو فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم کیا گیا، اور جو ہے ڈاکٹر جان گلکرسٹ ہندوستانی زبان کے صدر شعبہ منتخب ہوئے، یعنی انڈین لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ کے جو پروفیسر تھے یا ڈین تھے وہ تھے ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فورٹ ولیم کالج میں جو کتابیں جو ترجمے کیے گئے: میر امن کی باغ و بہار، حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل، مرزا علی لطف کی تذکرہ، گلشن ہند، مرزا کاظم علی کا ڈرامہ شکنتلا، اور للو لال کی سنگھاسن بتیسی کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ یعنی یہ کتابیں جو ہے اس فورٹ ولیم کالج کے ترجمہ کا جو مرکز تھا وہاں پر ترجمہ نگاری یہاں پر اس کی گئی۔ فورٹ ولیم کالج کے ادبی خدمات کا اعتراف مولوی عبدالحق نے یوں کیا، یعنی مولوی عبدالحق نے ترجمہ نگاری اور فورٹ ولیم کے ادبی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے یوں کہا کہ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا، وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا ہے۔ یعنی اردو میں جو ہے ولی جو اردو کے جو ہے شاعر ہیں ان کی جو خدمات رہیں، اسی طرح جو ہے پروفیسر جان گلکرسٹ کی جو ہے خدمات جو ہے اردو نثر پر رہی بذریعہ فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج کی مقبول ترین کتاب جو تھی وہ باغ و بہار ہے۔ میر امن کے متعلق سر سید نے فرمایا، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے۔ یعنی میر امن کو جو ہے نثر میں تو جو ہے میر تقی میر کو شاعری میں اعلیٰ مقام حاصل ہے بقول سر سید احمد خان۔ فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی مختلف کتابوں کے ترجمے ہوئے، جن میں انشاءاللہ خانشاہ کی تصنیف رانی کیتکی کی کہانی جو خاص طور سے ہندوستانی زبان میں ہے، تو یہ بھی ترجمے کا ایک اہم فن پارہ ہے جہاں پر مختلف نوعیت کے تراجم ہمارے پاس موجود رہے فورٹ ولیم کالج میں۔ تو یاد رکھیں ناظرین، فورٹ ولیم کالج کے علاوہ جو ہے مغلیہ سلطنت سے لے کر اسی طرح جو عادل شاہی دور الگ الگ ادوار میں بھی جو ہے ادب کے ترجمے ہوتے رہے، ادبی شہ پارے، ادبی فن پارے جو ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے رہے۔ اب اگلی کڑی میں دیکھتے ہیں دہلی کالج۔ ترجمہ نگاری میں دہلی کالج کا اپنا الگ مقام ہے۔ نواب غازی الدین خان فیروز جنگ ثانی خلف نواب نظام الملک آصف جاہ نے 1792 میں کی تعمیر کرائی تھی۔ یعنی جو ہے دہلی کالج جو تھا اس کے قیام آیا تھا 1792 میں۔ دہلی کالج ہندوستان کا واحد ادارہ تھا جہاں ریاضی، فلسفہ، معاشیات اور تاریخ جیسے علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کالج میں جو ہے ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی گئی۔ اس سوسائٹی میں ترجموں اور جدید موضوعات پر کتابوں کی تالیف کے ذریعے ہندوستان کی مختلف زبانوں میں کتابیں فراہم کی جاتی تھیں۔ یعنی جو ہے دہلی کالج میں جو قائم کیا گیا تھا اس کا اہم مقصد یہ تھا دہلی کالج میں ترجمہ سینٹر کا، تاکہ دیگر زبانوں میں آنے والے جو موضوعات کو، کتابوں کو جو ہے ہندوستان کی تمام تر زبانوں میں جو ہے یہاں پر جو ہے ٹرانسلیٹ کیا جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے۔ اس سوسائٹی کے قیام کا 1857 میں، یعنی اس کے بعد ہے سوسائٹی ہے اورینکل سوسائٹی جس کو کہتے ہیں، ورناکیولر جس کو کہیں گے۔ ورناکیولر جو ہے یہاں پر ہے، ورنا مینس کلر ہے، کیولر مانے الگ الگ، تو ورناکیولر یعنی مختلف نوعیت کی زبانوں کے ورناکیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی جو قائم کی گئی تھی، اس کا قیام جو ہے 1857 میں عمل میں آیا۔ اس سوسائٹی کے تحت رامائن، مہابھارت، دھرم شاستر، شکنتلا، رگھوونشی وغیرہ اہم کتب کے ترجمے منظر عام پر آئے۔ اسی طرح جو ہے سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی اور اردو ترجمہ نگاری کے میدان میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سوسائٹی کے ذریعے تاریخ، جغرافیہ، سائنس اور معاشیت جیسے اہم موضوعات پر درسی کتب اردو میں ترجمہ ہوئیں، تاکہ تمام ہندوستانیوں کو
मगरबी लिटरेचर और उलूम से वाकिफ़ कराया जा सके। जैसा कि नाज़रीन आप बखूबी जानते हैं, सर सैयद का अहम मकसद जो है वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन फार्मूले को हिंदुस्तान में नाफिज करना, खुसूसन कौम मुस्लिम के लिए नाफिज करना एक अहम मकसद रहा। तो इसी के सिलसिले चलते सर सैयद की जो साइंटिफिक सोसाइटी थी उसका काम यही था कि अंग्रेज़ी मवाद को उर्दू और दीगर जो हिंदुस्तानी ज़ुबानों में जो है तर्जुमा करा कर अवाम तक जो है फ़ायदा पहुँचाए। दुनिया के हर सिफारत खानों में मुतरजम रखे जाते थे, यानी हर जगह पर जहाँ पर सफ़ीर होते थे, एम्बेसडर होते थे, वहाँ पर जो है एम्बेसडर ऑफिस हुआ करती थी, वहाँ पर जो है मुतरजम होते थे ताकि एक मुल्क की ज़ुबान को दूसरे मुल्क से जोड़ा जा सके या ट्रांसलेशन हो। जिन तर्जुमा निगारों को हर दो ज़ुबानों पर कुदरत हासिल होती थी, जिनकी ज़ुबान में फसाहत व बलागत होती है, जिनकी तहरीर में शाइस्तगी और रवानी भी होती है, वो कामयाब मुतरजम होते हैं। यानी फ़न जो है तर्जुमा निगारी की बात जब होती है तो यहाँ पर शाइस्तगी और रवानी के साथ साथ जो है जो अहम चीज़ है फसाहत और बलागत भी होनी चाहिए। मुतरजम होते हैं के दौर में वो कामयाब मुतरजम होते हैं के दौर में तर्जुमे की बड़ी अहमियत है। हुक्मरान, सियासतदान, मज़हबी और इस्लाही रहनुमा बग़ैर मुतरजम की मदद के अपनी बात ना तो दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, ना ही दूसरों की बात को समझ सकते हैं। मुतरजम के बगैर इनका काम नहीं चलता। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है मरकज़ी वज़रा यानी जो है हम कहेंगे वज़ीर आज़म हैं या दूसरे दीगर जो है भी वज़रा हैं, जब किसी बैरून मुल्क को जाते हैं, जब वो दूसरी बैरून मुल्क की ज़ुबान नहीं जानते हैं तो उनके साथ एक जो है ट्रांसलेटर होता है, वो तमाम चीज़ों को ट्रांसलेट करता है। तर्जुमे की अहमियत के सिलसिले में डॉक्टर ज़ा अंसारी कहते हैं कि जो है तर्जुमा ही के ज़रिए एक मखसूस मुल्क, एक जोग्राफियाई इलाक़े और ख़ास कौम की तहक़ीक़ात, इसके इल्म फ़न, उलूम फ़न, फ़नून तमाम इंसानियत की मिल्कियत बनते हैं। यानी जो तर्जुमा निगारी से ही जो है एक मुल्क की तहज़ीब, सक़ाफ़त, वहाँ का उलूम फ़न तमाम चीज़ें जो है दूसरे ममालिक तक मुंतकिल होती हैं बक़ौल डॉक्टर ज़ा अंसारी। उसके बाद आते हैं हम अगली जो अहम चीज़ है वो ज़राए इब्लाग़ है, जिसको हम जो है मास मीडिया भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए सब में पहले हम बात करते हैं रेडियो फीचर की। आपको सभी को मालूम है कि हिंदुस्तान में भी जो है रेडियो का आगाज़ हुआ और आज भी रेडियो चलता है, मगर आज चंद ममालिक में रेडियो जो है को मुकम्मल तौर पर जो है निकाल दिया गया है, मगर हिंदुस्तान में जो है आज भी रेडियो चलता है। तो यहाँ पर देखिए रेडियो की जो शुरुआत हुई, रेडियो आप बखौल जानते हैं कि जो रेडियो किसने जो है रेडियो का मौजूद कौन था, वो रेडियो को मार्कोनी ने किस्सा बनाया। उसके बाद 1922 में जो हम बात करते हैं तो 1922 को जो है कलकत्ता रेडियो क्लब ऑफ बंगाल का क़याम अमल में आया। यानी हिंदुस्तान में जो 1922 में रेडियो के क्लब का जो है क्लब ऑफ बंगाल का क़याम अमल में आया और नवंबर 1922 से पहले प्रोग्राम नशर हुआ। उसके बाद 1924 में मुंबई रेडियो क्लब और 6 मई 1924 को मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब का क़याम अमल में आया। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कायम हुई और 1930 में ख़त्म हुई। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग के तहत 1 अप्रैल 1930 से हुकूमत ने रेडियो नशरियात शुरू की और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, इसी तरह 1957 में आकाशवाणी और फिर 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती रखा गया। तो और इसके बाद अगला जो हिस्सा है, देखिए नाजरीन एक बात बता दूं, रेडियो से मुताल्लिक़ भी बहुत सारी चीज़ें जो है पिछले यूजीसी नेट के इम्तिहान में पूछी गई। अब यहाँ अगली बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया। अब यहाँ पे इदारिया निगारी या कहेंगे हम जो है एडिटोरियल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, हंगामी मौजू या मसाइल पर लिखे जाने वाला अखबारी नोट जो कि इदारती सफ़े पर अखबार के ये नाम के नीचे तख्ती के नीचे लिखा जाता है। एडिटर ये सब या सब एडिटर जो है इस काम को अंजाम देता है। एक बात यहाँ पर कहने की है कि ये सवाल जो है 2 मरतबा पूछा गया है, यानी जो अखबार के नाम की तख्ती के नीचे जो है लिखा जाने वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है। तो नाज़रीन याद रखें सवाल 2 से 3 मरतबा पूछा है यूजीसी नेट में, तो इसको कहते हैं इदारिया निगारी। आप उठाकर सवाल ही पर्चा देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद है कॉलम निगारी, तो ये भी सवाल 3 बार पूछा है। कॉलम निगारी का भी सवाल जो है यूजीसी नेट में 3 बार पूछा है। अखबारी सफ़े का उमूदी हिस्सा है, यानी जो है उमूदी यानी जो है
ہم کہیں گے کالم ٹائپ، کالم کے معنی ہی جو کھڑا ہونا ہے، تو یہ کالم ٹائپ جو عمودی حصہ ہے اس کو کالم نگاری کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی اخباری صفحے کے برابر ہوتی ہے۔ کالم میں منتخب شدہ مضمون پر رائے پیش کی جاتی ہے۔ کالم جدید صحافت کا اہم حصہ ہے، یعنی ماڈرن جو جرنلزم ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی یا سب سے اہم چیز جو ہے وہ کالم نگاری ہے ایڈیٹوریل کے بعد، اور دانشور صحافی کے ذمہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی یہ کون لکھتے ہیں کالم؟ یعنی اخبار میں کام کرنے والا سب سے دانشور صحافی جو ہوتا ہے وہ لکھتا ہے۔ کالم کی دو قسمیں ہیں، ایک سنجیدہ اور دوسرا مزاحیہ۔ سنجیدہ جو ہے کالم جو ہوتا ہے وہ سنجیدہ جو ہے موضوعات کو ایک جو پر ہوتا ہے، مزاحیہ جو ہے وہ دیگر جو ہے مزاحیہ جو ہے طرز پر ہوتا ہے، جس میں بھی ایک میسج بھی ہوتا ہے، جو ہے پیغام بھی دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مزاحیہ کالم نگاری کی بات ہوتی ہے تو مشتبہ حسین کا نام لیے بنا ہم نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اگلا نمبر 4 پر جو ہے منظر نگاری ہے یا اسکرپٹ رائٹنگ ہے۔ یہاں پر منظر نگاری یا اسکرپٹ رائٹنگ کی جو ہے کا جو فن ہے وہ بھی ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ زیادہ تر فن ڈرامہ نگاری کے علاوہ جو ہے بالی ووڈ اور جو فلمی دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسکرپٹ رائٹنگ کا بھی ایک ہنر ہے، ایک فن ہے۔ منظر نگاری اسکرپٹ رائٹنگ واقعہ یا منظر کشی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کسی ایک انسیڈنٹ، کسی واقعے کو بیان کرنا ہے تو اس کو جو ہے قید کیا جاتا ہے، تو اسکرپٹ رائٹنگ اسی کے لیے ہوتی ہے، جس میں اسکرپٹ لکھنے والا منظر اور منظر نگاری کا ماہر ہوتا ہے، یعنی دونوں کا منظر اور منظر نگاری کا ماہر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے نمبر 5 پر کمنٹری، کسی کھیل یا میدانی عمل یا پروگرام کی تشریح کے لیے راست کیا جانے والا عمل ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم جو ہے کرکٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پر کامنٹری ہمیں نظر آتی ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے کامنٹری کا جو کانسیپٹ ہے، جو کامنٹری کا جو اہم جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ کامنٹری جو ہے راست طور پر میدان میں نشر کی جاتی ہے۔ ہم جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کامنٹری ہمارے پاس جو ہے ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نے تمام تر چیزیں جو ہے کور کرنے کی کوشش کی، تمام تر چیزوں کو جو مکمل طور پر جو آپ کے روپ پیش کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک میں نے جو ہے تمام تر چیزیں آپ کے روبرو بیان کی، جو کہ جو ہے UGC نیٹ کا جو ہے پارٹ 10 تھا یا جو ہے چیپٹر 10 تھا۔ تو آپ سے ادباً گزارش ہے کہ میرے اس چینل گلبرگہ کوچنگ اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، تاکہ اردو ذریعے تعلیم سے جو ہے امتحانات دینے والے جو ہے امیدواروں کے لیے جو آسانیاں پیدا کریں۔ ہمارا مقصد و منشا بس اتنا ہے کہ اردو کا کارواں چلتے رہے۔ تو اور ایک بار آخر میں جو ہے آپ تمام کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔